नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी सबसे पहले करेंगे और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 53। इससे पहले मैंने 52 एपिसोड या 52 क्लासें अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो उसकी मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों मंथ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एक है जून की और एक है जुलाई की, दोनों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब जो अगस्त की अलग से प्लेलिस्ट बन रही है, अगर आपने वो कल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान, जिसमें विश्व का, भारत का और राजस्थान का स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी वीडियो में शामिल करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं अक्सर। जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था राजस्थान में, जो सेकेंड लेवल का, उसमें भी यहाँ के मेरे क्लास के क्वेश्चन पढ़े थे। तो आप ज़रूर ये क्लास पूरी देखें और क्लास को स्किप न करें, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसके बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी है अवनी शर्मा, ऑप्शन सी है सुरेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है मिशेल बुलाक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रुचिरा कंबोज। हाल ही में रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आइए जान लेते हैं अब इसके बारे में पूरी जानकारी। इस क्वेश्चन के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी इसके साथ जानने वाले हैं। तो आइए विस्तार से देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश, तो सदस्य देशों की संख्या है वो भी है मतलब 46। और इसमें जो कार्यकाल का अध्यक्ष होता है, मतलब अध्यक्ष जिस अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। जैसे रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है तो इनको मतलब कार्यकाल होगा वो होगा 4 वर्ष का। इसके अलावा 62वें सत्र की अध्यक्षता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर मैं लिख देता हूँ 62वें सत्र की अध्यक्षता। तो ये रुचिरा कंबोज, को चुना गया है। और इसके अलावा आप सभी को एक ये क्वेश्चन भी बताना है कि रुचिरा कंबोज को और किस पद पर वहां पर नियुक्त किया गया है, भारतीय ओर से वो किस पद पर नियुक्त हैं यूएनओ के अंदर, वो भी आप सभी को बताना है। इसके अलावा मिशेल बुलाक, जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, ये कौन है? मिशेल बुलाक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया में जो केंद्रीय बैंक है वहां की उनकी पहली महिला गवर्नर है मिशेल बुलाक। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला अध्यक्ष।
महिला अध्यक्ष है या गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर है। और इसके अलावा यूएनओ के महासचिव कौन है तो वो भी देख लेते हैं। एक बार इतने तक मैं वापस रिविजन करा देता हूँ आपको। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जिसकी स्थापना 1946 में हुई, इनके सदस्यों की संख्या है 46। इनका कार्यकाल कितना होता है 4 साल का। और 62वें सत्र की अध्यक्षता किसे सौंपी गई, रुचिरा कंबोज को। और इसके अलावा मिशेल बुलाक जो कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है। इसके अलावा अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो। तो इसके अलावा जो यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान में और वो किस देश के हैं, तो यूएनओ के महासचिव है एंटोनिया गुटेरेस। एंटोनिया गुटेरेस। और ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं। और इसके अलावा यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट संगठन है विश्व के अंदर। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1946 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की। और इसके अलावा 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा इनके कितने मतलब अंग हैं, अंग कितने हैं, तो वो है 6। आप सभी को इन 6 अंगों के नाम बताने हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसके अलावा आप सभी को जो पीछे 5 होते हैं उनके भी नाम बताने हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महान्यायालय। ये 2 तो मैंने बता दिया। आप सभी को जो पीछे 4 बचे उनका नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में क्रम वाइज बता देना, या चलना आप ये 6 नाम वापस बता देना एक बार। और इसके अलावा विश्व बैंक के हाल ही में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, विश्व बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया अजय बंगा को हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे डेविस, इसके राजदूत कौन से थे, हंगरी के थे ये थोड़ो। और इसके अलावा यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूएनओ में कुल सदस्य हैं, यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपका क्या जवाब हो सकता है। मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ 10, 5, 15 और 20। कौन सा हो सकता है, कुल सदस्य बताना है। तो यूएनओ के अंदर कुल सदस्यों की संख्या है वो है 15। कुल तो है 15, पर 15 के भी 2 भाग होते हैं, 5 और 10। 5 है वो है स्थायी और इसके अलावा 10 है वो है अस्थायी। अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष का। स्थायी है वो परमानेंट है, इनके पास वीटो पावर होती है। जैसे ये 5 देश कोई बड़ा प्रस्ताव आता है, 4 एक सहमत होते हैं, 4 एक साइड में हो और एक इस साइड में हो, तो ये प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। 5 की सहमति बहुत जरूरी है। और इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। भारत अभी वर्तमान में अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। हाल ही में पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा। आप सभी को ये बताना है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई यूरिया गोल्ड जो कि मिट्टी की किसकी कमी को दूर करेगा। इसके लिए ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम और ऑप्शन सी है फॉस्फोरस और ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका तो क्या राइट आंसर होगा वो आप बताइए। इसका राइट क्या आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर। सल्फर का उपयोग करके यूरिया गोल्ड का उपयोग करके सल्फर की कमी को दूर करेगा या किया जाएगा इससे। तो आइए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट और
कौन से आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई राजस्थान यात्रा के दौरान इस यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। राजस्थान यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड को इसे लॉन्च किया गया है, यूरिया गोल्ड। और इसके अलावा सल्फर कोटेड यूरिया भी कहते हैं, इसके अन्य नाम कह सकते हैं या उपनाम कह सकते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया। इसके अलावा अन्य और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी जो किसान को इसकी लागत आएगी वो आएगी कम, किसान को लागत तो आएगी कम और फायदा होगा वो होगा अधिक, फायदा अधिक होगा, लागत होगी कम। और इसके अलावा ये जो फसल के लिए भी फायदेमंद है, ये यूरिया गोल्ड फसल के लिए फायदेमंद। ये फायदेमंद होने वाली है सल्फर जो अभी इसे लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा ये यूरिया मिट्टी में सल्फर को भी कमी को दूर करेगी। और इसके अलावा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माण। तो इसका निर्माण है वो किया गया इसका निर्माण RCF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा या इस संस्था के द्वारा इस यूरिया का निर्माण किया गया जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। और इसके अलावा इसके जो मतलब इससे तो ये क्वेश्चन से इतना ही है संबंधित। इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है, तो जो वल्कनीकरण है, वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग क्यों किया जाता है, वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है, रबड़ का उपयोग किसका किया जाता है, तो रबड़ का उपयोग किया जाता है इसमें, वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग या रबड़ का उपयोग कह सकते हैं। इसके अलावा यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं यूरिया का रासायनिक नाम, यूरिया का रासायनिक नाम तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है मतलब NH2CO, ये है इसका मतलब रासायनिक नाम, NH2CO, ये है इसका रासायनिक नाम। और लैब में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वो भी यूरिया है, जो कि लैब में तैयार किया गया, लैब में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो वो भी आप कह सकते हैं यूरिया ही है। यूरिया को पहला मतलब लैब में तैयार किया कार्बनिक पदार्थ है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वॉलर के द्वारा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे जिनके लैब में तैयार किया गया, तो निर्माण तो ये किया गया वॉलर के द्वारा, वॉलर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो हो सका संभव वो मैंने बताने की कोशिश की है आपको। इसके अलावा जो कुछ अन्य फैक्ट है वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए फैक्ट। तो वो है मतलब मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ये भी देख लीजिए।
किसके कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रॉन के द्वारा। यूरोक्रॉन से ये मलमूत्र का रंग पीला होता है। इसके अलावा किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र, तो किसान का मित्र कहते हैं केंचुआ को। केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। और ये खेती कार्बनीकरण होती है, इसकी खेती को कार्बनीकरण होती है या वर्गीकरण, केंचुआ कहते हैं इसके, इसको मतलब वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं। और इसके अलावा मतलब जो लाल तरल नैनो यूरिया संयंत्र भारत में पहला स्थापित कहाँ पर किया गया है? पहला तरल यूरिया संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया केलोल, गुजरात में। केलोल गुजरात में किया गया। और इसके अलावा दूसरा कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया प्रयागराज यूपी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला तरल नैनो संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तरल नैनो लिख सकते हैं आगे। और इसके द्वारा ये कोई अन्य फैक्ट जो अन्य देख सकते हैं, जैसे हाल ही में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसके द्वारा हाल ही में एक क्लोन तैयार किया गाय का, उसका नाम था गंगा। और इसके अलावा जो पहला विश्व का पहला क्लोन था भेड़ का, उसका नाम था डॉली। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो इन दो क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है मैंने। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? ऑप्शन ए है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है भाभा परमाणु संयंत्र, और ऑप्शन सी है खगोल भौतिकी संस्था, और ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है। तो आइए जानते हैं कि ये आखिरकार क्या है स्टार फायर एल्गोरिथम, और इसका विकास क्यों किया गया। तो इस सबसे पहले देखते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित हैं। और इसके अलावा इसके द्वारा विकास क्या किया गया? तो स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया गया। क्यों किया गया इसका विकास, वो भी देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्यों किया, इसका उपयोग कहाँ पर होगा। तो इसका उपयोग भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्षा का चयन करना। इसका क्या होगा कि भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्ष या ऑर्बिट का चयन करना। सर्वश्रेष्ठ कक्ष, या हम अंग्रेजी में ऑर्बिट कह सकते हैं, ऑर्बिट का चयन करना। इसका एक ही उद्देश्य है कि मतलब जैसे हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इससे पहले अब मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए PSLV-C56 से। तो इसका जो मतलब ऑर्बिट या कक्ष होता है उसका मतलब सर्वश्रेष्ठ चयन करना अब इस तकनीक से इस इंस्टीट्यूट द्वारा चयन किया जाएगा। फिर मतलब जो भी यहाँ से मिशन
लॉन्च किया जाएगा उसे वो सही कक्ष में ही भेजने के लिए पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा और मिशन असफल नहीं होगा। इसके लिए मतलब ये हाल ही में जारी किया गया। और इसके अलावा स्पेस अनवांटेड रेडिएशन, ये इसे भी कह सकते हैं, स्पेस अनवांटेड रेडिएशन या स्पेस अनवांटेड रेडियो रिफ्रैक्स या फ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी, ये हो सकता है। मतलब इसका अर्थ होता है कि अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी जो भी है ना, उसको पहले ही पता चल जाएगा इस मिशन के द्वारा। और चंद्रमा पर ये तो हो गए इसके रिलेटेड, ये इतना ही है, मतलब ध्यान रखना इतना ही। इसके अलावा रमन सीवी रमन के नाम पर इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा है। और उन्हें 1930 के अंदर रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब जानते हैं अन्य फैक्ट। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी के स्टार फायर एल्गो थ्योरम का हाल ही में किस तरह ने विकास किया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। और इसका उपयोग होगा कि भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कक्ष या ऑर्बिट का चयन करना। मतलब स्पेस अनवांटेड रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, मतलब कह सकते हैं अवांछित अंतरिक्ष अवांछित जो भी होता है उसको पहले ही पता चल जाएगा। और इसके अलावा अब अन्य फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आ सकते हैं, एग्जामों में सीधे छप सकते हैं। तो चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला कौन होगी? तो ये होगी क्रिस्टियाना कोच। क्रिस्टियाना कोच। और ये किस मिशन के तहत जाएगी? पहले तो ये किस देश की है? तो ये यूएसए अमेरिका की है। और इसके अलावा ये किस मिशन के तहत जाएगी? तो मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन का नाम है। और जिसमें जाने वाले कुल 4 यात्री हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला है। और ये अमेरिका के मूल अमेरिकी है ये जाने वाली। और इसके अलावा एक जो बेल्ट है, मतलब आंतरिक और बाह्य ग्रह, 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये 2 प्रकार के ग्रह हैं, जैसे ये है सन। इसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? बुध है। ये है शुक्र। इसके अलावा ये क्या है? ये है पृथ्वी। और ये क्या है? मंगल। ये क्या है? बृहस्पति। और इसके अलावा ये क्या है? मतलब ये बृहस्पति हो गया, अरुण वरुण। बृहस्पति है और ये अरुण और वरुण। तो जैसे ये आंतरिक ग्रह है, जैसे यहाँ से एक मतलब बेल्ट गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्ट्रोनेट बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रोनेट बेल्ट जो यहाँ ये जो ग्रह है ना, बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, ये इसे तो कहते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके अलावा जो बृहस्पति अरुण वरुण, ये जो ग्रह जो पीछे बचे हैं वो इधर जो उसे कहते हैं बाह्य ग्रह। और इन दोनों मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक बेल्ट पाई जाती है उसे एस्ट्रोनेट बेल्ट कहते हैं या एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। ये पृथ्वी हो गई, ये मौसी हो गई, ये चंद्रमा, मामा, ये सभी रिश्तेदार इधर ही बैठे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा रोसकोसमोस किस स्पेस एजेंसी का नाम है और किस देश की है? रोसकोसमोस किस एजेंसी का नाम है? तो रूस की है। और जैक्सा जैक्सा ये है जापान की। इसके अलावा नासा NASA
आप सभी को ये बताना है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। क्या पता कोई एग्जाम में सीधे छप जाए कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, तो आज आपका ये कार्य रहेगा कि नासा की फुल फॉर्म आप सभी को बतानी है। तो नासा है, ये है यूएसए की, और इंडिया की आन बान शान इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसी के साथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष है इसरो के, एस सोमनाथ। और इसरो द्वारा जो भी अंतरिक्ष का प्रतिप्रेक्षण किया जाता है, मतलब जो भी लॉन्चिंग की जाती है, वो कहाँ से की जाती है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। पूरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन यहाँ से मतलब लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और इसके अलावा हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। कौन से? PSLV नहीं, आपको ये बताना है चंद्रयान किस रॉकेट से लॉन्च किया है, वो उसका भी नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। उस रॉकेट का क्या नाम है जिससे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। ये अन्य देशों की मतलब जो भी प्रमुख एजेंसियां हैं उनका भी नाम इधर लिख दिया है मैंने, और इस मिशन के बारे में बता दिया है। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने सभी आपको साथ शेयर कर दी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, वो है 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है या कौन सा होगा? मतलब ये होने वाला है, यहाँ ऐसे लिख दिए तो कौन सा होगा, क्यों ये अभी आगे होना, नेक्स्ट मंथ होगा, इसलिए होगा भारत, USA, चीन और जापान। कौन सा देश में हाल ही में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान करेगा, या मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत द्वारा इस मेजबानी की जाएगी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की। तो आइए देख लेते हैं 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन आखिरकार कब होगा और क्या है इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी। पहला कब हुआ था, ये किन किन देशों में हुआ, तो वो भी देख लेते हैं एक एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व कॉफी सम्मेलन। विश्व कॉफी सम्मेलन विश्व कॉफी सम्मेलन इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो 25 से लेकर 28 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। और इसके अलावा ये कौन से क्रम का होगा? तो ये होगा 5वें क्रम का ये सम्मेलन होगा। और इसका होस्ट कंट्री कौन सी है? तो होस्ट है भारत। होस्ट तो ये है भारत। और भारत में ये कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पर मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था इसरो का मुख्यालय स्थित है। यहीं पर विश्व कॉफी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम की दृष्टि से। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनाए गए, भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखना, ये है रोहन बोपन्ना है इसके ब्रांड एम्बेसडर, रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और इसके अलावा अब देख लेते हैं, भारत में तो ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना भारत में पहली बार है। ये भारत में पहली बार आयोजन, भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले मतलब किन देशों में इसका आयोजन हुआ है, तो वो भी जान लेते हैं एक बार, किन किन देशों में इसका आयोजन पहले हो चुका है। क्योंकि ये 5वां संस्करण है, 4 तो पहले कहीं तो कहीं हो आयोजित होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे क्रम से लिख लेते हैं। जैसे पहला हुआ था UK के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, न कि उत्तराखंड, ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ब्राज़ील,
यूके, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ये देश का नाम है। और इसके अलावा जो लास्ट में है उसका नाम है इथोपिया। इथोपिया इस देश में इनका आयोजन किया गया। और इसके अलावा जो इथोपिया में हुआ था अंतिम बार, वो कब हुआ था? 2016 में। ये कोई फिक्स नहीं है कि मतलब इसका इतने सालों में होगा, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जब आयोजित किया जाता है तब आयोजित हो सकता है। और इसके अलावा जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय कॉपी संघ है, अंतर्राष्ट्रीय कॉपी संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय जो कॉपी संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो पर हेडक्वार्टर वो है ब्रिटेन के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन के अंदर। ये भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी बताता है वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और अब देख लेते हैं इसके अलावा अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं, वो भी जरूरी है। पहला विश्व जल सम्मेलन कब हुआ था? पहला विश्व जल सम्मेलन, तो पहला विश्व जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि पहला मतलब जल सम्मेलन कब, इसका मतलब आयोजन तो न्यूयॉर्क में किया गया पर इसका सन आपको बताना है। इसके अलावा फेजेंडा किसे कहते हैं? फेजेंडा, ये ब्राजील में जो चाय के मैदान होते हैं ना उसे फेजेंडा कहते हैं, या कॉफी के मैदान, ये बताइए चाय या कॉफी? तो जो मतलब ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान होते हैं उसे फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। और इसके अलावा आप सभी ने कॉफी बंदर का नाम सुना होगा। ये तो आपने नाम सुना होगा, जब विश्व भूगोल पढ़ा होगा तब आपने कहीं नाम सुना होगा कॉफी बंदर का। तो ये कौन सा है? तो ये है सैंडोस बंदरगाह। सैंडोस जो कि ब्राजील में स्थित है, इसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। सैंडोस, और कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर, ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो मैंने आपको जानकारी बताई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी जानकारी बनती है। तो ये आप सभी के लिए था विश्व प्लस भारत, और भारत का स्टैटिक और विश्व का स्टैटिक सामान्य ज्ञान। ये 4 क्वेश्चन थे, वो तो मैंने इसे बता दिया। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है ना वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर और प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान के। तो जिसने इतना वीडियो देखा है वो पूरा वीडियो जरूर देखे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज का जो ये 5वां क्वेश्चन है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अब हम ये 5 से जो 5वां ये 6वां ये 2 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर, इसके साथ मैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी आपको कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं आज का ये 5वां क्वेश्चन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किस कार्यक्रम के तहत राज्य में स्थानीय एवं देशज पौधे लगाए जाएंगे? ऑप्शन ए है पर्यावरण जीवन शैली, ऑप्शन बी है एक पेड़ एक जिंदगी, ऑप्शन बी है एक पेड़ एक जिंदगी, ऑप्शन सी है मेरी माटी मेरा देश, और ऑप्शन डी है पौधा कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्थानीय एवं देशज पौधे लगाए जाएंगे। तो आइए जानते हैं आप पूरी डिटेल से जानकारी, आखिर ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग कब अपना आया अस्तित्व में और इसने कौन से ये कार्यक्रम शुरू किए। तो डिटेल से जानकारी जानते हैं। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इधर से लिख देता हूँ। सबसे पहले 1971 में विशिष्ट योजना संगठन बनाया गया। सबसे पहले 1971 में विशिष्ट योजना संगठन बनाया गया राजस्थान के अंदर। और उसके बाद 1979 में पुनर्गठन किया और इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। 1979 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम किया गया परिवर्तन। नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया परिवर्तन करके गया विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास। इसका नाम रखा गया विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास, ये इसका नाम रखा गया। और इसके अलावा ये 1 अप्रैल 1919 इसका नाम और परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, क्या रखा गया? 1 अप्रैल 1999 में। तो इधर लिख देता हूँ 1 अप्रैल 1999 में इसका नाम परिवर्तन नाम वो क्या रखा? वो रखा पंचायती राज, नया नाम परिवर्तन कर दिया है ग्रामीण विकास विभाग। इसका नया नाम क्या कर दिया गया? ग्रामीण विकास विभाग कर दिया गया। इसके अलावा जो पंचायती राज अधिनियम 1994 था वो भी देखते हैं। अब तक वापस एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सबसे पहले राजस्थान में 1971 में विशिष्ट योजना संगठन बनाया गया। उसके बाद 1979 में पुनर्गठन किया गया और नाम परिवर्तन कर दिया गया। नया नाम क्या रखा? विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास, इसका नया नाम रखा। उसके बाद इसका फिर वापस से नाम परिवर्तन किया गया 1 अप्रैल 1999 को। नाम परिवर्तन करके क्या रखा? ग्रामीण विकास रखा गया। अब देखते हैं इसके आगे और कोई डिटेल हो इसके बारे में। तो अब जो है ना वो आया है पंचायती राज अधिनियम 1994। पंचायती राज अधिनियम अधिनियम 1994। इसके तहत इसका क्या नाम रखा गया? तो इसके तहत ये लागू कब हुआ था? सबसे पहले तो ये देखते हैं 23 अप्रैल को लागू हुआ। 1995 में ये लागू हुआ था। 23 अप्रैल 1994 में ये लागू हुआ था। ध्यान रखना ये तारीख 23 है न कि 24 है, ये स्पेशल ध्यान रखना। और इसके अलावा इनके जो कार्य कितने थे? इनके कार्य थे वो थे 29 कार्य इनको सौंपे गए थे। और इसके अलावा जो मतलब 20 कार्य थे वो तो थे ग्रामीण विकास के, और जो 9 कार्य थे वो थे शहरी विकास के। 29 कार्य को कैसे विभाजित किया गया? 20 + 9, 20 तो है ग्रामीण और 9 है शहरी। ऐसे याद रखना, शहरी विकास और ये है ग्रामीण विकास। और इसके अलावा जो मतलब 75 प्रकार के स्थानीय देशक पौधे वो लगाए जाएंगे 75 प्रकार के, क्योंकि आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ चल रही है। इस कारण 75 प्रकार के स्थानीय देशज पौधे भी लगाए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। तो आप देख लेते हैं इस कार्यक्रम का पूरा क्या कार्य होगा। ये था इस पंचायती राज के बारे में जानकारी, जो कब से कहाँ क्या हुआ गठन, कौन कौन से परिवर्तन हुए। और इसके अलावा अब जो देखने वाले हैं 75 प्रकार के स्थानीय व देशज पौधे लगाए जाएंगे। 75 प्रकार के
स्थानीय व देशज पौधे लगाए जाएंगे। स्थानीय व देशज पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें और क्या है, लगाने का कार्य कौन करेगा? तो लगाने का कार्य मैंने बताया था ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ये लगाया जाएगा। और कार्यक्रम का क्या नाम है? तो कार्यक्रम का नाम है वो है मेरी, ये जो कार्यक्रम है ना, ये ध्यान रखना, मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के तहत 75 प्रकार के स्थानीय व देशी पौधे लगाए जाएंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। और अब देख लेते हैं पर्यावरण जीवन शैली, जिसे मतलब लाइफ कहते हैं, पर्यावरण जीवन शैली लाइफ। आपने नाम सुना होगा लाइफ का, LIFE, लाइफ, पर्यावरण जीवन शैली, पर्यावरण जीवन शैली। और इसके अलावा जो मतलब इसको जो कहाँ से शुरू किया गया लाइव को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टोंक से शुरू किया गया। कब किया गया शुरू? तो ये टोंक से शुरू किया गया 5 जून को, 5 जून 2023 को इसकी शुरुआत की गई लाइव की। और इसके तहत क्या था कि पर्यावरण के संरक्षण में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, एक पेड़ एक जिंदगी, ये दैनिक भास्कर द्वारा चलाया गया, जो दैनिक भास्कर समाचार पत्रिका है उसके द्वारा चलाया गया एक मुहिम कह सकते हैं, या कार्यक्रम या अभियान कह सकते हैं। तो किसके द्वारा? दैनिक भास्कर के द्वारा, दैनिक भास्कर, इसके द्वारा ये चलाया गया था। और पर्यावरण जीवन शैली मैंने बता दी लाइव, और मेरी माटी मेरा देश ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये दैनिक भास्कर, इसका उद्घाटन किया था भूपेंद्र यादव। और कब किया गया था इसका उद्घाटन? तो 5 जून 2023 को, 5 जून 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र यादव कौन है? तो पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में, पर्यावरण मंत्री कह सकते हैं। और 5 जून को क्यों किया गया? क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपको ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, वो बताने की कोशिश कीजिए, इसको आपको अधिक फायदा होगा। क्योंकि एक बार मैं इधर पूछता हूँ तब आपके दिमाग में आता है, फिर आप कमेंट बॉक्स में वो लिखते हो, फिर मैं वापस देखकर जो गलती होगी वो मैं बता के वापस आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट बॉक्स में। तो इससे यही फायदा होगा कि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा एग्जाम में लंबे समय तक याद रहेगा और एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके अलावा अन्य कौन कौन से मतलब कैसे पंचायती राज बना, और पंचायती विकास और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग कैसे बना, इसके बारे में डिटेल से जानकारी थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन हेतु देवस्थान विभाग ने निम्न में से किसके साथ MOU किया है? ऑप्शन ए है एयर इंडिया, ऑप्शन बी है IRCTC, ऑप्शन सी है स्पेस जेट, और ऑप्शन डी है एयर एशिया इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IRCTC इसके साथ। और देव विभाग ने MOU किया है, किस लिए किया है? कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन हेतु। तो आइए आप जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी, क्या है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, और क्यों ये इतनी चर्चा में है, और क्या है देवस्थान विभाग, क्यों इसकी स्थापना की गई राजस्थान में, और इसका क्या कार्य है। तो ये जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग का कार्य होता है कि राजस्थान में जितने भी मंदिर होते हैं उनकी देख रेख करना, ये इस विभाग के अंतर्गत आता है। प्रमुख मंदिर हो गए, और इसके अलावा जो भी अन्य प्रमुख देशों के मंदिर है उनकी भी यात्रा करानी, तो ये भी देव विभाग के द्वारा किया जाता है।
रेल विभाग द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका क्या नाम है? नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, ये योजना का नाम है। और ये योजना कब शुरू की गई थी? तो मतलब 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2013 में शुरुआत की गई। तब इसे मतलब किस नाम से, जब ये है ना, तो ये शुरू की गई तब रेल के द्वारा ये यात्रा करवाई जाती थी, रेल द्वारा यात्रा। और इसके अलावा जब अब है ना 2016 में यहाँ पर हवाई यात्रा शुरू की गई थी। इस योजना के 2016 में क्या किया गया? हवाई यात्रा शुरू। हवाई यात्रा की शुरुआत की गई थी 2016 के अंदर। और इसके अलावा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा, आपने नाम सुना होगा, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा, इसके तहत क्या किया गया था? 1 अप्रैल 2016 में, 1 अप्रैल इसकी शुरुआत की गई थी। वो की गई थी 1 अप्रैल 2016 को इसकी मतलब जो सिंधु दर्शन यात्रा तीर्थ यात्रा, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा इसमें क्या कहा गया कि हम प्रतिवर्ष हवाई जहाज के माध्यम से 200 वरिष्ठ नागरिकों को हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। कितनों को करवाएंगे? 200 को। इसका माध्यम क्या होगा? वो होगा हवाई जहाज या हवाई मार्ग से हम कराएंगे। और या ये करेंगे, या इसके अलावा जो भी मतलब इसका खर्च है, शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 50% खर्च दे सकते हैं या अधिकतम 10,000 रुपये भी खर्च दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब तीर्थ यात्रा करता है तो उनको जो पैसे लगे उसका 50% या उसका 10,000 अधिकतम 10,000 रुपये दे सकते हैं। इस योजना में ये कहा गया है। और इसके अलावा कैलाश मानसरोवर तीर्थ योजना, ये भी आपने नाम सुना होगा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत भी की गई थी 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 19 को इसमें क्या कहा गया कि हम 100 यात्रियों को हम यात्रा करवाएंगे या उसको सहायता राशि देंगे। सहायता राशि वो होगी 1 लाख रुपए, या 1 लाख रुपए सहायता राशि देंगे, या हम 100 यात्रियों को इस योजना के तहत हवाई मार्ग से हम तीर्थ यात्रा करवाने वाले हैं जो इसमें शामिल होंगे उसके लिए। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी बताने की मैंने कोशिश की है। और आपको ये कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और इसके अलावा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी बताएं इस वीडियो के बारे में, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको विश्व, भारत और आसान प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान तीनों का कराता हूँ। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इसका मतलब मुझे मोटिवेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।